एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटीईटी की परीक्षाएं चल रही है, कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, मैक्सिमम पेपर्स अभी होने बाकी हैं और आप सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी इस तैयारी में लगे हैं कि कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें कि हमारा यह सीटीईटी का लक्ष्य भेद हो जाए और एक अस्थायी शिक्षक बनने के रास्ता के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। खास करके वैसे छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए हमारा वीडियो उपयोगी है जो नए हैं। नए से अभिप्राय उन लोगों से है जिन्होंने बीएड या डीएलएड में नामांकन लेने के बाद इस सीटीईटी के फॉर्म को अप्लाई किया। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि कैसे सीडीपी होता है, कैसे पेडागोजी होता है, कैसे कंटेंट होते हैं, और मैं अपने यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वैसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डीएलएड की परीक्षाएं पास कर ली है, डिग्री ले रखकर बैठे हैं, उनके लिए यह टॉपिक कठिन नहीं है कि सीडीपी क्या है, पेडागोजी क्या है, कंटेंट क्या है, क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उनके लिए कठिन नहीं है। परंतु उन अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने अभी बीएड में एडमिशन लिया और एनसीटी के अप्रूवल लेटर के बाद कि आप भी इस सीटीईटी की परीक्षा के लिए योग्य हैं, उपयुक्त हैं, बैठ सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आपको हमारे इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सकेगा सीटीईटी को क्रैक करने में, ताकि आप एक अस्थायी शिक्षक बन सकें, एक अच्छे शिक्षक बन सकें। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगे तो इसके लाइक करें, शेयर करें और कहीं ना कहीं आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव हमें दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को यहीं विराम देते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस का, यह टॉपिक है और बहुत ही कॉन्क्रीट से अभिप्राय, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं। इसीलिए आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि वीडियो के आखिरी तक बने रहें। बिल्कुल सीधे प्रश्न आ रहे हैं जिन टॉपिकों से, उन्हीं टॉपिक को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख वन्य अभयारण्य एवं उद्यान कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसकी क्या विशेषता है, प्रश्न कैसे बनते हैं, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पहला है उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप इसका जवाब देंगे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। और यहाँ यह जो जिम कॉर्बेट उद्यान है यह बाघों की आबादी के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत अधिक है, अर्थात यह जिम कॉर्बेट उद्यान बाघों के रहने के लिए, बसाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे याद करना बहुत आसान होगा। गौ से ग्रीक, गिर और गौ से गुजरात, अर्थात गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है। गौ से गुजरात हुआ और गौ से गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए कब हुआ था और क्यों हुआ? सिंहों के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि जिम कॉर्बेट का उपयोग, उद्यान का जो निर्माण हुआ है, बसाया गया है, बनाया गया है, वह है बाघों के लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो बना है यह एशियाई सिंहों के लिए, विशेष करके ध्यान रखिए एशिया, हम लोग किस महादेश में आते हैं? एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश में जो सिंह हैं, शेर हैं, उन्हें हम एशियाई सिंह कहते हैं
और उनके संरक्षण के लिए, इनका संरक्षण अर्थात इनकी जनसंख्या कैसे बची रहे, कैसे बढ़ी रहेगी, कैसे बढ़ने में हम उनके लिए उपयोग में लाएंगे, क्या क्या होता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए उपाय, वो सभी इस उद्यान के अंदर किए जाएंगे। आगे है कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। आपसे प्रश्न बनता है मिलान के लिए, कभी कभी आपको मैच द कॉलम में आता है कि किस उद्यान में क्या संरक्षण होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये सभी मुख्य बिंदु हैं जिसको कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। पहला कि गिर वन उद्यान किस लिए विख्यात है, तो एशियाई सिंहों के लिए विख्यात है। दूसरा है कि इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र के भी ये कहा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, एशियाई स्तर पर, विश्व स्तर पर तथा बाघ के संरक्षण स्तर पर। यहाँ से 3 प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला उद्यान जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जैसा नाम से पता चला दुधवा, वाह मतलब क्या हो गया, दुधवा, उत्तर प्रदेशवा, यानी कि आप क्या है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि दुधवा अर्थात राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में है, और यह उद्यान विशेष करके जो बनाया गया है बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, यह विश्व प्रसिद्ध उद्यान है। यहाँ पर विशेष करके जो है कि बाघों और बारहसिंघा दोनों के लिए यह उद्यान बनाया गया है, और यह बहुत ही विश्व विख्यात है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी मिलान के लिए आए या फिर ऐसे पूछा जाए कि बारहसिंघा, ब से बारहसिंघा, ब से बाघ, दोनों इसमें मैच करता है, और साथ यह कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वह है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटका में है। बांदी कर्नाटका, बंद कर दीजिए, कहाँ कर देना है, कर्नाटका। कर मतलब हाथ, अर्थात कहाँ बंद कर देंगे, हाथ में बांध देंगे, बंद कर देना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह क्यों विख्यात है, यहाँ पर बायोस्फीयर अर्थात भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है। यहाँ पर क्या है, जीव मंडल रिजर्व है। और दूसरा क्या है, एक और बात की यह प्रोजेक्ट टाइगर के लिए विशेष करके यहाँ पर बाघ अर्थात टाइगर का संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया है। इसे आप इसका भी मिलान के लिए याद रखेंगे। मिलान से मैच द कॉलम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्या आता ही है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि आए दिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसका उत्तर हम कैसे देखेंगे, लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। किस वर्ष किया गया, 1973 में, 1973 में स्थापित किया गया, और उस पर काम हो रहा है कि यहाँ पर टाइगर को हमें रिजर्व करके रखना है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किधर है। काजीरंगा, काजीरंगा कैसा रंग है, काजी रंग है ना, और कहाँ है, आसाम में है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आसाम में यह काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कभी कभी यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यह विशेष करके इसमें एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया है, जो आज विलुप्त प्राणी होने की स्थिति में आ गए हैं। अतः हमें इसकी संरक्षण करने की आवश्यकता है, और इस संरक्षण के लिए ही काजीरंगा में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है गैंडे के लिए, आसाम में। एक चीज़ और जानने की बात है कि आप इससे एक बात और जान सकते हैं कि आसाम की जलवायु कैसी है। अर्थात यह हुआ कि जहाँ पर इनकी जलवायु उपयुक्त होगी किसके लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए, उसी जगह पर उनके लिए अभयारण्य बनाए गए हैं, उनके लिए उद्यान बनाए गए हैं। तो यहाँ जो बात निकल कर के सामने यह आ रही है कि इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, और यह भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए कई प्रश्न बन रहे हैं। पहला कि काजीरंगा में सिंग और गेंडा, एक सिंग वाले गेंडा के लिए विख्यात है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। और तीसरा यह है कि इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनता है।
कि बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो पार्क को कहा जाता है। किस पार्क को कहा गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में है उसे ही बाघों का घर कहा जा रहा है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधव मतलब मित्र, तो बंधु बांधव से हो गए मित्र। हमारे मित्र कौन है, तो हमारे मित्र हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ पर कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यह हमारे याद करने के लिए बहुत आवश्यक है। प फ ब भ म अर्थात प से उच्चारण होने वाले, यहाँ ब से बांधव और म से मध्य प्रदेश। यहाँ आपके साथ एक ट्रिक बनता है जिससे कि आप इसे याद रख सकते हैं। प से उच्चारण होने वाले शब्द आ गए, प से लेकर के म, प फ ब भ, ब से हो गया बांधवगढ़ और म से हो गया मध्य प्रदेश। आप इसे ध्यान में रखेंगे। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभयारण्य में भी बाघों के लिए बनाया गया है और यह काफ़ी फेमस है। तो 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभयारण्य में बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघ के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यह जो पार्क है बांधवगढ़ में, वह है कि राष्ट्रीय पार्क, इसे क्या कहा गया, देश में सबसे छोटा, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा पार्क, आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटा पार्क कहाँ है, कैसा है, तो उसे हम लोग कहते हैं साउथ बटन। यह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान देंगे कि छोटा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो साउथ बटन, इसका नाम है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में यह पड़ता है। आगे प्रश्न है कि देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ दो बातें निकल करके आती है कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है जिसे हिमिस लद्दाख के नाम से में पाया जाता है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ, सबसे अधिक ऊंचाई पर। यह जो सामान्य जीव को रहने के लिए समुद्र के लेवल अर्थात समुद्री स्तर से ऊंचाई नापी जाती है, तो यह जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आपसे प्रश्न यदि बनता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित उद्यान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर देना हिमिस लद्दाख में है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा पार्क है। फिर आगे प्रश्न बनता है कि पहला बाघ अभयारण्य सिरिस्का जो कि राजस्थान में है। यहाँ देखिए, अभी ऊपर हमने कई अभयारण्यों के बारे में, उद्यानों के बारे में पढ़ा है जहाँ पर बाघों की संरक्षण की जाती है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह बनता है कि पहला बाघ अभयारण्य, ठीक है, पहला बाघ अभयारण्य कहाँ है, सरिस्का में पड़ता है जो कि राजस्थान में। यह भी प्रश्न आपको बना भी था, आया भी था। फर्स्ट सिटिंग जो पेपर हुई है 28 तारीख की और 29 तारीख दोनों ही परीक्षा में पूछी गई थी कि सरिस्का क्या है, कहाँ है, तो सरिस्का बाघ अभयारण्य है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यह भी नया प्रश्न है जो आपको दूसरे दिन की परीक्षा में पूछी गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईवीएस के जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, वह न केवल सीटीईटी के लिए या फिर अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त भी जितनी भी परीक्षाएं आप कॉम्पिटिटिव देंगे उसके लिए यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अतः आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को आखिरी तक बने रहें, आखिरी तक देखें, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पुराने हैं तो आखिरी तक बने रहें। इससे आपका जीके जीएस के साथ साथ आपका ईवीएस का एक पेपर जो है कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार है कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर
आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भी प्रश्न हमेशा पूछता है कि नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे बड़ा बाघ का अभ्यारण्य कहाँ पर है तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले आपसे प्रश्न बताया गया है, पहला बाघ का अभ्यारण्य सरिस्का में है और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर में स्थित है। तो आप जहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला बाघ का अभ्यारण्य बनाया गया वह राजस्थान में है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो बनाया गया है वह नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान से देखेंगे ताकि परीक्षा में आपके लिए कहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, यही हमारा आपसे अनुरोध है, आग्रह है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले साल पूछा था। आप अगर पिछले साल का प्रश्न पत्र में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में हैं। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य वैसे अभयारण्य को कहा जाता है जिसमें अलग अलग तरह के जीव उस अभयारण्य के तहत आते हैं। वन्य प्राणी, अधिक से अधिक संख्या में वन्य प्राणी जिसमें रहते हैं उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो भारत का सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला जो जैविक उद्यान है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आगे बढ़ते हैं। अभयारण्य के बाद हमारे पास अगला टॉपिक बनता है वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अभयारण्य के बारे में पढ़ा, अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं, वह जो उन जंगलों पर, पेड़ पौधों पर, उद्यानों पर आश्रित रहते हैं, उसी से अब आगे का हमारा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है निपेंथिस किसे कहते हैं? ठीक है, तो निपेंथिस नाम का एक पौधा है जो कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखिए आपसे प्रश्न यहाँ बनता है कि नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। यदि विदेश की बात आती है तो आप इसको एकदम से कह सकते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और जब भारत की बात आती है तो आप ध्यान रखेंगे यह भारत के एकमात्र प्रदेश जिसे कि मेघालय कहते हैं वहाँ पर यह पाया जाता है। निपेंथिस एक विशेष प्रकार का पौधा है और इस पौधे की एक विशेषता यह होती है कि यह एक घड़े के आकृति का होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी शेप लगी आकृति लगी हुई होती है, और उसमें जो कीड़े मकोड़े इसके खुशबू से खींचे हुए चले आते हैं उसमें घुस जाते हैं, और घुसने के बाद उसके अंदर एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है कि वे जीव पुनः भाग नहीं पाते हैं। अर्थात यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करके खाता है। बाकी जो फूल होते हैं, फल होते हैं, ऐसे कोई भी नहीं हो फूल फल हैं जो कि दूसरे जीव का शिकार करते हैं। अर्थात यह एक ऐसा पौधा है जो कि यूँ कहें कि मांसाहार करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर ले लेता है। तो यह निपेंथिस जो यह पौधा है यह इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह छोटे मोटे कीड़े तथा छोटे जीव इसके शिकार में आ जाते हैं। यह इसका मुंह, इसका शेप, इसकी आकृति एक घड़े के समान होती है और उसके अंदर से बहुत ही खुशबूदार चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसमें आकर्षित होकर के यहाँ पर कीड़े मकोड़े चले आते हैं, और उस खुशबू से खींचे चले आने के बाद वह ऊपर से लगा हुआ ढक्कन बंद हो जाता है। यहाँ घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है, यह खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं और उस कीड़े मकोड़े को खा करके वह पेड़ अपना शिकार करता है। और इस तरीके के पेड़ को हम नेपेंथिस के साथ साथ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नेपेंथिस एक घटपर्णी पौधा है। घट मतलब घड़ा, पर्णी मतलब उसमें आकर के फंसने वाले, जिससे कि उनका आहार बनता है।
अर्थात वह घटपर्निस पौधा को हम इंग्लिश में पीचर प्लांट भी कहते हैं। नेपेंथिस पौधे घटपर्णी पौधे को कहा जाता है जो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहार करता है और छोटे मोटे कीड़ों को खा करके अपना भोजन तैयार करता है। इसी प्रकार जैसा कि हमने अभी आपसे बताया है, कहा है कि पहले हम लोगों ने उद्यान के बारे में पढ़ा, फिर उद्यान में रहने वाले कुछ स्पेशल जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा। अब वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ विशेष पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं। अब आगे है बरगद। बरगद के पेड़ के बारे में क्या विशेषता है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ की पहचान होती है कि जब आप बरगद के पेड़ के पास जाएंगे तो जटाएं जैसी, रस्सियां जैसी बहुत लंबी लंबी पेड़ों के टहनियों से ऊपर से नीचे जमीन को छूती हुई लटकी रहती है और जैसे जैसे समय बढ़ता है इस लटकन की लंबाई बढ़ती जाती है। इसलिए बरगद की पहचान इसी से होती है कि पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं और जितनी लंबी जितनी पुरानी इसकी लटकन होती है बरगद का पेड़ भी उतना ही बड़ा और पुराना होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि ये जड़ें जो उनकी टहनियों से लटकती होती हैं, यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती है। पेड़ इससे झुकता नहीं है, गिरता नहीं है और यह आराम से अपने उन जड़ों के द्वारा जमीन से जकड़ा हुआ रहता है और वह आराम से अपना वजन को संभाले रखता है पेड़। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रेगिस्तानी ओक, अभी जो आपकी परीक्षा 2022-23 CTET की हुई है, इसमें यह बहुत ही यूँ कहें कि यह हीरो प्रश्न रहा है। अभी जो 2 दिन की परीक्षा 3 दिन की परीक्षा हुई है उसकी सभी सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग सभी परीक्षाओं में आपसे यह प्रश्न बना है कि रेगिस्तानी ओक क्या है। एक प्रकार से यह इस CT परीक्षा TET 2022-23 की परीक्षा के लिए सुपर हीरो टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इनकी पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ में क्या खूबी है कि 11 से 12 फीट तक बड़ी होती है तथा इनकी पत्तियां बहुत कम होती है। और एक बात है कि इसकी जड़ी जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक होती है। ध्यान देंगे, 250 से 300 फीट तक जमीन के अंदर इसकी जड़ पहुंची हुई होती है। जब तक पानी तक न पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। क्या होता है? यह पानी, कौन सा पानी? इसके जड़ जो होती है, पानी की लेवल धरती के नीचे जहाँ होता है वहाँ तक इसकी जड़ें पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर के वहाँ से डायरेक्ट जल का अवशोषण करने लगती है और यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जैसे कि हम लोग हैंड पंप में देखते हैं कि पानी पंप में, पाइप में और हैंड पंप में होता है, उसी प्रकार से यह जो ओक का पौधा है, पेड़ है, इसमें पानी जमा रहता है। जैसे कि हमारे घरों में हैंड पंप, नलकूप में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, जैसा हम जान रहे हैं कि यह रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पौधा है, पेड़ है, और जब वहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर रहने वाले लोग, इस इलाके के रहने वाले लोग पानी की कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति के लिए इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अतः कह सकते हैं कि यह पेड़ जो है वह राजस्थान में रहने वाले प्राणियों के लिए जीवन रक्षक का काम करती है। पानी के लिए उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। इमरजेंसी में यह काम आता है। जंगल, उद्यान, पेड़ पौधे, उस पर रहने वाले जीव जंतु। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है जंगल। जंगल पढ़ना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन जंगल पर ही आधारित होता है। यदि जंगल नहीं होंगे तो हम मनुष्य जीवित नहीं रह सकते हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम कानून
इस पर बनाए गए हैं। अतः हम लोगों को केवल CTET की परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी तथा अपने जीवन में इसकी उपयोगिता भी होती है, इसलिए इसे याद रखने तथा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम सबों को यह जानकारी होनी चाहिए। जंगल अधिकार कानून कौन सा है? तो 2007 में आया। 2007 में जंगल अधिकार कानून जब बना तो उसमें यह कहा गया कि जंगल में रहने वाले लोग जो 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देती है कि वह उस जगह पर वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकता है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अर्थात वह ज़मीन जहाँ वह रह रहा है उसके खेती के लिए अपने आप ऑटोमेटिक उसको संवैधानिक रूप से मिल जाता है, इसे कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है, अर्थात उस जंगल की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। यह सबसे अच्छी बात है। तो उस जंगल के संरक्षण के लिए ग्राम सभा अर्थात वहाँ के रहने वाले जो गांव के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए सभा होती है, वे उस सभा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बनती है कि जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, बहुमूल्य हैं और विलुप्त प्राय हैं, उन सबों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि जंगलों का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई, खानों से आप समझ रहे होंगे जो ज़मीन के अंदर से मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, उन्हें खुदाई से हम प्राप्त करते हैं। तो खानों की खुदाई और बांधों के निर्माण करने से जंगल खत्म होता जा रहा है। जंगल आज हमारे बीच धीरे धीरे कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। यह सरकार के साथ साथ हम सबों के लिए चिंता का विषय है। इससे क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कि जंगली जानवर रहायशी इलाकों में घुस करके नुकसान पहुंचाते हैं तथा प्रकृति को अनबैलेंस करने का बहुत बड़ा कारण बनता है जंगलों का कटाव। तो खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि खानों की खुदाई तथा बांधों के निर्माण में बहुत सारे पेड़ों का कटाव हो जाता है जो हमारी प्रकृति को अनबैलेंस कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। वह अगला टॉपिक है कृषि। अब जंगल से बाहर निकलकर जब हम आते हैं तो हमारे लिए कृषि एक ही बहुत प्राथमिकता स्तर की बात हो जाती है, क्योंकि जंगल से जितना हमारे लिए अनिवार्य है उतना ही कृषि भी हमारे लिए अनिवार्य है। कृषि ही पूरे देश का भरण पोषण पालन पोषण करती है। कृषि नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवित या यूँ कहें कि जीवन संभव नहीं है। सभी जगह कृषि के द्वारा ही भोजन पहुंचाई जाती है। अतः कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न बनता है कि कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। क्या करना है? फसलों, सब्जियों एवं फूलों को उगाया जाता है और साथ ही साथ पशुधन भी आवश्यक इसलिए होता है कि पशु से भी हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे गोबर से उनके लिए खाद की व्यवस्था हो जाती है। मवेशी पर अपने सामान को खेत से ढो करके घर तक ले आते हैं जिसमें हमें कोई खर्च नहीं पड़ता है और इससे हमें दूध प्राप्त होता है, इससे हमें संरक्षण प्राप्त होता है, इससे हमें ईंधन भी प्राप्त होता है। गोबर के जो उपला बनाए जाते हैं, कुत्तों का पालन किया जाता है सुरक्षा के लिए। बहुत सारे ऐसे मवेशी हैं जिससे कि हम अपना सामान ढोने का काम करते हैं। आज भी इस आधुनिक युग में भी यह बहुत ही निःशुल्क खर्च वाला व्यवसाय है जिसमें कि हम उस जानवरों का प्रयोग करते हैं। निःशुल्क से अभिप्राय है जो जानवर हमारे लिए हमारे वेस्टेज को भी खा करके ख़त्म करता है। जो हमारे बेकार वस्तुएं, फेंकने की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम खिला करके उन्हें पालन पोषण भी करते हैं
और साथ भी सामान ढोने में हमें निःशुल्क उसका लाभ मिलता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। और पूरे विश्व का पेट भरने का काम यदि कोई करता है तो यह एक विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि उद्योग, जो सभी लोगों का पेट भरने का काम करता है। अतः कहा जा सकता है कि विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब इसी पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब कृषि पर ही आधारित है और उसी से उनका जीवन चलता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। कृषि योग्य अर्थात अरेबल लैंड कहा जाता है। क्या है? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि या अरेबल लैंड कहते हैं। अगला है पॉइंट कि एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज़ करने पर ज़मीन बंजर हो जाता है। आज के किसानों के लिए, सरकार के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है कि दिन प्रतिदिन भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ जो खेती की जाती है, अर्थात खास करके भारत में जो अभी वर्तमान खेती की पद्धति है, कृषि की पद्धति है, उसमें हम अधिक से अधिक केमिकल अर्थात खाद, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से भूमि बंजर होती जा रही है और खेत हमारा कृषि योग्य भूमि दिन प्रतिदिन उत्पादकता कम करता जा रहा है। भूमि जहरीली होती जा रही है, जो हम सबों के लिए बड़ा ही सोचने का विषय है और खतरे का विषय है। आपका जो प्रश्न यहाँ बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि एग्रीकल्चर अर्थात कृषि किसे कहते हैं। तो मृदा की जुताई अर्थात मिट्टी की जुताई की जाती है। फसलों को उगाना तथा पशुपालन का विज्ञान एवं कला ही कृषि या खेती कहलाती है या एग्रीकल्चर कहलाती है। ध्यान देने की बात है कि एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, मिट्टी की जुताई की जाती है, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इन खेती इसे खेती कहते हैं। दूसरा टॉपिक है सेरीकल्चर। यह भी प्रश्न हमें आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। टीचर पात्रता परीक्षा CTET के अलावे भी अन्य कंपटीशन में आपसे यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेरीकल्चर में क्या होता है। तो सेरीकल्चर में हमें ध्यान रखना है कि रेशम उत्पादन होता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन अर्थात जो है कि हम लोग उनको व्यावसायिक रूप से उनके कीड़ों को पालते हैं तथा शहतूत के पत्तों पर उन्हें खिला करके और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। यह कृषक की आय को पूरा करता है। इससे कृषि की जो हमारी अन्य आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करते हैं। उसके बाद है अगला PC कल्चर। PC कल्चर किसे कहते हैं? इसे मत्स्य पालन में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों, पोखरों में मत्स्य पालन की क्रिया को हम लोग PC कल्चर कहते हैं। अगला है विटीकल्चर अर्थात द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। पिछले परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि या विटीकल्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है हार्टिकल्चर अर्थात उद्यान कृषि किसे कहते हैं। हार्टिकल्चर या उद्यान कृषि किसे कहते हैं। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना ही हार्टिकल्चर या उद्यान कृषि कहा जाता है। ये मुख्य पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे जिससे कि आपके लिए प्रश्न और आसान हो जाएगा। बीज का प्राचीन समय से सूखी लौकी में रख करके एक मिट्टी के लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। अर्थात नीम की पत्तियों का प्रयोग हम लोग औषधि के रूप में करते थे और बीजों के साथ नीम की पत्ती को डाल देने से बीज बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता था। तो आज भी बहुत जगह अनाज के भंडार में नीम की पत्तियों का कीड़े मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात अनाज को बचाने के लिए
कीड़े से बचाने के लिए नीम के सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नीम की पत्ती भी कीड़ा के निवारण हेतु फसलों के बचाव में एक औषधि का काम करती है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देता है। कहने से अभिप्राय यह है कि बीज एक जगह से दूसरे जगह तक हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा तथा कपड़ों में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिससे बीज का स्थानांतरण होता है और उनकी संख्या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उनमें से बीज बाहर निकल आता है। इसी प्रकार काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि के बीज होते हैं। जिस प्रकार अन्य बीज निकलते हैं उसी प्रकार से काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि के बीज भी निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज से ही उत्पन्न होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि ये सभी पौधे बीजों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। बीज पहले लगाते हैं, फिर उनसे पौधे निकलते हैं और वह फिर आगे जा कर के फल देने का काम करते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी के कीड़ा मर जाते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, अर्थात कीड़े से उस मिट्टी का बचाव होता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगो करके बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है। यदि हमें बीज को अंकुरित करना होता है, अर्थात फसल लगानी होती है, बीज बोने से पहले उसे हम रात भर फूलने के लिए पानी में भिगो करके रख देते हैं और जब वह अंकुरित हो जाता है तब उन्हें जब हम खेत में छिड़कते हैं तो वैसे फसल बहुत जल्द अंकुरित होकर के पौधों के रूप में विकास करते हैं। अतः इस ढंग से हम अपने फसल का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। आगे है कि एक बीज को कपड़े में बांध करके उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं तो आधे पानी को इससे कारण हटा देना चाहिए और उसके बाद इसका हम उपज के लिए खेतों में डाल देते हैं, जिससे इनका प्रयोग होने लगता है। अब बात यह निकल करके आती है कि इनको भिगोने से क्या होता है। तो इनको भिगोने से हमें जो लाभ होते हैं इस प्रकार से आप देख रहे हैं। पहला कि बीज क्षतिग्रस्त जो थे यानी खराब जो थे वह छनकर बाहर आ जाता है। दूसरा है कि बीज बीच में से टूट गए थे, अर्थात कुछ ऐसे बीज थे जो डैमेज हो गए थे, वह भी हमारे काम के नहीं होते हैं। और तीसरा है कि बीज में जो कीड़े लग चुके थे, इस तरीके से जो बीज हैं वह खराब होते हैं, वह बीज छट करके अलग हो जाते हैं। इसलिए भिगो करके रखने से हमें यह अच्छे बीज और खराब बीज को अंतर करने निकालने में हमें सावधानी होती है, सुविधा होती है और हमारे लिए यह उपयोगी होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, वह है सब्जियां। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं। हम लोग जो अपने खाने में प्रयोग करते हैं, सब्जियां अधिकतर जो हमारे प्रयोग में आता है वह फूल से बने हुए हमारी सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां पौधों के फल भी होते हैं, तो कुछ जो हैं कि उनके जो फल होते हैं, पत्ते होते हैं और जड़ भी होते हैं, जो हमारे सब्जियों के में प्रयोग किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कौन से फसल किस प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। विद्यालय आने वाली सब्जियां, विदेश से आने वाली सब्जियां, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो हमारी जनसंख्या के अनुसार उत्पादित नहीं होती हैं, कमी पड़ जाती हैं, तो हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। यह भी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू का हम कहाँ से आयात करते हैं, तो साउथ अमेरिका से। इस चीज़ का ध्यान रखना है, परीक्षा में बनता है प्रश्न सीधे सीधे कि विदेशों से आने वाली सब्जियों में हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से मंगाए जाते हैं, तो साउथ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। उसी तरीके से गोभी और मटर कहाँ से आते हैं, तो यूरोप के देशों से आते हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी ये कहाँ से आते हैं, तो अफ्रीका से आते हैं। तथा सोयाबीन जो आता है वह चीन से आता है। तो यह सीधे सीधे प्रश्न बनता है जिसे आपको जवाब देना है। ध्यान रखना है कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आते हैं, तो साउथ अमेरिका से आते हैं। आलू और अमेरिका, और से आलू और से अमेरिका। तो इस तरीके से क्या है कि आप ध्यान रखेंगे। मटर और गोभी यह दोनों यूरोप से आते हैं।
कॉफ़ी, बीन्स तथा भिंडी अफ्रीका से आते हैं तथा सोयाबीन हमारे देश में कम उत्पादन होता है तो यह चाइना से मंगाया जाता है। इसी प्रकार हैं कि कुछ ऐसे फसल हैं, ऐसे सब्जियां हैं जिनके हम अंगों का, भागों का खाने पर, यह परीक्षा में आपसे बराबर पूछा जाता है कि हम जो सब्जियों का प्रयोग करते हैं उसके किस अंगों का खाते हैं और उससे हमें क्या लाभ मिलता है, कि या ऐसे कौन कौन से सब्जियां हैं जिन्हें हम जड़ के रूप में खाते हैं, तना के रूप में खाते हैं, पत्तियों के रूप में, बीज के रूप में और फल के रूप में खाते हैं। तो कुछ मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। अब आपको ध्यान यह रखना है कि इससे मिलते जुलते जो नाम होंगे वह आपकी परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं। जड़ के रूप में खाए जाने वाली जो सब्जियां हैं वह है मूली, गाजर और चुकंदर, अर्थात धरती के नीचे ये सब्जियां पाई जाती हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो कभी गांव में नहीं गए हों, कभी खेत में नहीं गए हों, पेड़ पौधों को नहीं देखे हों, वैसा न समझें कि ये सभी पेड़ के ऊपर फलते हैं। ये जड़ की बात हो रही है, अर्थात यह मिट्टी के नीचे ज़मीन में दबे होते हैं, जो वो मुख्य रूप से हैं मूली, गाजर और चुकंदर। तना से अभिप्राय यह होता है पौधों का वह भाग जो न ऊपर होता है और ना नीचे होता है, अर्थात न पेड़ से ऊपर, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर होता है और ना ही ज़मीन के अंदर होता है। वैसे पेड़ के या पौधों के भाग को हम तना कहते हैं। अर्थात तना में खाए जाने वाली जो सब्जी है वह है आलू, प्याज और अदरक। आलू, प्याज और अदरक ये सभी तना के रूप में खाए जाते हैं। अगला है पत्ती। पत्ती के रूप में हम जिन सब्जियों का प्रयोग करते हैं वह हैं धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता। ये पत्तियों के रूप में प्रयोग किए जाने वाली सब्जियां हैं। उसके बाद है बीज के रूप में जिन सब्जियों का हम प्रयोग करते हैं वो हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान इत्यादि। ये सभी जो फसल हैं ये हम सभी बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है वह फूल। तो फूल के रूप में हम मुख्य रूप से सहजन, केला और कचनार के फूलों का प्रयोग करते हैं तथा फली के रूप में मटर का प्रयोग करते हैं। अब आगे और आखिरी टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वह है कि जिस तरीके से हमारे लिए फसल में, फल में और सब्जियों में उपयोगी होता है, उसी तरीके से घास के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। घास पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है वहाँ उतना ही ज़मीन के नीचे भी होता है। उससे कभी ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ भाग होता है। जितना हम ऊपर देखते हैं उससे ज़्यादा भाग ज़मीन के नीचे फैला हुआ रहता है। यही कारण है कि घास को ज़मीन से जल्दी साफ़ नहीं किया जा सकता है, उपटाया नहीं जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें, घास की जड़ें जितनी ऊपर नीचे, ज़मीन के नीचे जितनी मजबूती से पकड़ी होती है कि इन्हें सामान्य रूप से खींच करके या खुरपी से भी निकालना थोड़ा कभी कभी कठिन हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि बीच बीच में हमें घास का प्रयोग निकालते रहना चाहिए, जिससे कि घास ज़मीन ना पकड़े और इससे हमारी फसल को सुरक्षा हो सके। ऐसे पौधों को सहारा देती है घास से हमें कुछ लाभ भी होते हैं। तो घास से क्या लाभ है उसे हम देखते हैं कि जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जड़ों से काम होता है वह है कि जड़ें पौधों को सहारा देती हैं तथा जल एवं खनिजों को अवशोषित करते हैं। मिट्टी से खींच करके जड़, जो पेड़ के जड़ हैं वह हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिज को अवशोषित करती है। अगला पॉइंट है कि जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। कई बार यह प्रश्न बनता है कि एक टीन जमीन का क्या मतलब है, एक टीन जमीन किसे कहते हैं। तो जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं, जिस मैदान में, मैदान से अभिप्राय है कि जिस क्षेत्रफल में, जितने क्षेत्रफल में हम बीज, एक टीन बीज को बोते हैं उसे ही हम एक टीन बीज बोलते हैं। इस बार की परीक्षा में आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न बना था कि कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? जंगल को क्या बोलते हैं? तो तोड़ांग बोलते हैं। कुड़ुक भाषा झारखंड की एक आदिवासी भाषा है, जनजाति भाषा है। कुड़ुक भाषा को जंगल में हम तोड़ंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ंग कहते हैं। इसी प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों
में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में अस्थायी खेती करने का रीति रिवाज है। उत्तर भारत से आप समझते होंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जो खेती होती है अस्थायी खेती करने का रिवाज है। परंतु कुछ पौधे बिना बोए खेत में उग आते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार किसे कहते हैं, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। खरपतवार हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, हमारे लिए अर्थात हमारे फसलों के लिए यह फायदेमंद नहीं होते हैं, यह हमारे फसलों के लिए नुकसान करते हैं। उन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारे खाद और फसलों की जो रस होते हैं वह ये खरपतवार चूस लेते हैं, खा लेते हैं। अगला प्रश्न है वह है क्रोटॉन। क्रोटॉन किसे कहते हैं? यह भी एक पौधा है। क्रोटॉन जमीन के बारे में उसकी दशा को बताने वाला एक सिग्नल है। क्रोटॉन एक ऐसा पौधा है जो जमीन की स्थिति बताता है, जमीन उपजाऊ है, जमीन बंजर है, जमीन में पानी है या नहीं है। तो अच्छी फसल की खेती के लिए क्रोटॉन के पौधों को पहले लगाने से वहाँ के जमीन की स्तर को बताते हैं। क्रोटॉन के पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है और जब मिट्टी सूखने लगती है तो उससे हमारा पौधा भी सूखने लगता है और इस प्रकार पत्तियों को सूखते हुए देखकर हम यह समझ जाते हैं कि यहाँ की मिट्टी में शक्ति कम है, नहीं है। अब आगे है, लास्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पत्तियां पादप के खाद्य फैक्ट्री है। यहाँ पर प्रश्न फिर से बनता है कि पत्तियां क्या हैं? तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। अर्थात हम जानते हैं कि पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका कार्य होता है उस पेड़ के लिए भोजन बनाने का और वह खाना बनाने का काम करती है, इसीलिए उसे खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, एक भेसल की तरीके से होती है। वह जड़ से खनिज लवण और पानी को लेकर के पत्ती तक पहुंचाती है और फ्लोएम पत्ती से बना हुआ भोजन को लेकर पूरे पेड़ के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये वाहिकाएं वेसल्स नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। पत्तियों में हरा रंग वर्णक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है आपके अन्य परीक्षाओं में भी कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे कि वह भोजन बनता है। आखिरी है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल कैसे काम करता है? तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करके, स्टोरेज करके पत्ती की सहायता करता है। ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्लोरोफिल जिसके वजह से पेड़ पौधे हरे होते हैं, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पत्तियों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है। यह जो ऊर्जा होती है वह कैसे संग्रहित होती है? पत्तियों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप के खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात जो हम फल खाते हैं या पेड़ पौधे जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वह वहाँ पर पेड़ों के खाद्य के रूप में जमा हो जाता है। अब है कि झूम की खेती किसे कहते हैं? नाम है झूम, काम भी झूम, झूम झूम झूम, झूमता है यह खेती का जो प्रक्रिया है। झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद, यह प्रश्न आपसे हर बार परीक्षा में एक बार पूछी जाती है, खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षा में। झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं
उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते भी नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं और यह जले हुए राख वहाँ पर खाद का काम करते हैं। इसीलिए इस तरीके की ज़मीन को हम लोग झूम की खेती में कहा जाता है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों का नुकसान न पहुँचे, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता जाता है और मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज छिड़क दिया जाता है। इस एक ही खेत में अलग अलग तरह की बीज जैसे मकई, मिर्चाई, आंवला इत्यादि को बोए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें भी लगाई जाती है। फसल के समय भी अनचाही घास या पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन के मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे ज़मीन उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़मीन उपजाऊ हो जाता है, उससे हमारे खेत की उपज बढ़ती है। और आखिर में स्थानांतरित खेती या झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। यहाँ से फिर आपका प्रश्न बनता है, स्थानांतरित खेती या झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जनजातीय कृषि किसे कहते हैं और झूम की खेती या स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं। तो आपका प्रश्न इस प्रकार बना कि स्थानांतरित खेती, झूम की खेती भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, इसे हम जनजातीय कृषि भी कहते हैं। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसे आप शेयर करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसे आप शेयर करेंगे, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आपकी परीक्षा संबंधी जो कुछ भी नोटिफिकेशन जाएगी उसे आप सबसे पहले प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आप अगले वीडियो में हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।